हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। एक बार आप लोग बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बाबू एक सीरीज चलाएंगे आज से, क्योंकि आपका एग्जाम मात्र 4 महीने बचे हैं और इसी 4 महीने में सब चीज़ की तैयारी करवानी अभी बाकी है प्यारे। तो आपके लिए एक सीरीज चल रहा है, आपके लिए एक सीरीज चलाए हैं 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो बाबू उसका ये पहला पार्ट है, इसमें 25 या 30 क्वेश्चन हम आपको सब्जेक्टिव का बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज्यादा यहाँ देखिए महत्वपूर्ण होगा। और इसका जितना भी क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन का जो आंसर भी होगा अपने शब्दों में होगा, जो आपको एक बार में पूरा स्पष्ट हो जाएगा और याद हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको क्या कीजिए, वीडियो को एक बार जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और बुलाइए अपने दोस्तों को, क्योंकि यहाँ देखिए आज का जो क्लास होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। तो सभी अपने यहाँ देखिए दोस्तों को, फ्रेंड को अपने पास क्या कीजिए, अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे एक बार यहाँ देख लीजिए, लाइव आ जाएंगे। तो देखिए आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का यहाँ पे थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्लास 12th का यहाँ देखिए 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, मात्र फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, इन 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना है। इसका ये क्या है, पार्ट 1 है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 25 से 30 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं फिजिक्स का। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में अगर बाबू लाइक नहीं किए हैं बाबू, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर दीजिए। और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है। हम क्या करेंगे प्यारे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो बिना किसी देरी के बाबू हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए बाबू, पहले नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। बाबू आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग एक बार समझ जाते हैं ना, तो फिर इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसको फील कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इसको यहाँ पे आंसर अपने शब्दों में दे सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसको समझिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि वैद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। बाबू वैद्युत पदार्थ, यहाँ देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है। तो बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पदार्थ का वह गुण, बाबू किसी भी पदार्थ का वह गुण जिससे हम लोग विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा इसका अनुभव करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैद्युत आवेश बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम विद्युतीय और चुंबकीय यहाँ देखिए प्रभाव को उत्पन्न करते हैं और इसका अनुभव भी करते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत आवेश कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 नंबर में, तो ये क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए। तो चलिए बाबू, ये क्वेश्चन आप लोग 100% याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे कि कूलम्ब का नियम क्या है। बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और ये जितना भी सीरीज चलेगा ना, सब यहाँ देखिए सुबह में यहाँ देख लीजिए 5 AM में चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, बायोलॉजी का। तो यहाँ पे सभी बच्चे क्या कीजिएगा, सुबह में 5 बजे उठ के सब्जेक्टिव का यहाँ पे आपको क्लास जरूर करना है। और एक बात बताना चाहते हैं, सब प्रॉब्लम फिक्स हो गया बाबू, जितना भी लाइट का प्रॉब्लम था सब प्रॉब्लम फिक्स हो गया। अब आपका क्लास डेली रेगुलर 4, यहाँ देख लीजिए 4 क्लासेस चलेंगी, 4 क्लासेस चलेंगी। जो टाइम आपको दिया गया है सुबह 5 बजे, दोपहर 2:15 में, और देखिए यहाँ देखिए शाम में 7 बजे, रात में 9 बजे, यानी ये जो 4 क्लासेस के टाइम है आपका, ये 100% चलेगा, आपको करना है। तो सभी बच्चे इसको जरूर आप लोग कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे ही आप देखिए क्लास करना है, क्योंकि यहाँ आप देखिए आपके पास 4 महीने ही बचे हैं, आपको पूरा उसका तैयारी कर लेना है। अगला यहाँ आप देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि कूलम्ब का नियम क्या है। ये सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आता है। बाबू कूलम्ब का नियम क्या है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश के यहाँ देखिए परिमाण के गुणनफल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती, तथा उसके जो दूरी होता है ना, उसकी क्या होता है बाबू, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग कूलम्ब का नियम बोलते हैं। बाबू 2 नंबर में अगर आपसे पूछेगा ना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना
लिखना है, जरूर आपको एग्जामिनर नंबर देगा। यहाँ आप देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कूलम्ब का नियम क्या है, बाबू 2 स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ आप देखिए 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच का जो आकर्षण या विकर्षण बल होता है, उन दोनों आवेश के परिणामों के गुणनफल के क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आप देखिए समाप्त होता है, इसको भी आप लोग 100% इसको याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप लोग नोटबुक पे लिख के इसको याद करते चलिएगा। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए कि वैद्युत विभव क्या होता है। बाबू यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या होता है, ये सब क्वेश्चन ना बाबू पूछा गया ही है, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। वैद्युत विभव क्या होता है, तो बाबू वैद्युत विभव क्या होता है, तो एकांक आवेश से अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। चलिए नहीं समझ में आया, हम आपको समझा देंगे, आपको 100 नहीं 200% समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, सभी बच्चे यहाँ पे सभी बच्चे एकदम मन लगा के समझिएगा कि क्या बोल रहा है कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो एकांक आवेश को अनंत से, कहां से बाबू, तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर में जो लाने में किया गया कार्य होगा। यानी आप देख लीजिए क्या एकांक में कि आप देखिए आवेश है और इस आवेश को हम लोग क्या मानते हैं, तो यहाँ आप देखिए क्यू नॉट आवेश मानते हैं, और यहाँ पे क्या एक वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे क्या है, एक आवेश है, यहाँ पे क्या वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश है, इसे हम लोग मान लेते हैं क्यू नॉट। यानी आप देखिए इसको मान लेंगे हम लोग ए और यहाँ पे मान लेंगे यहाँ पे देखिए बी। अब यहाँ आप देखिए बोल रहा है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी यहाँ पे मान लीजिए बिंदु P है, B है, कुछ भी हो सकता है, इसमें लाने में जो किया गया कार्य होगा, यानी आप देखिए अनंत से, ये अनंत है, अनंत से इसको लाने में यहाँ पे कहाँ पे लाना है, तो वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होगा, यानी जो W होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी को बोलेंगे बाबू क्या, तो वैद्युत विभव बोलेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो भी कार्य होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे ही हम लोग कहेंगे बाबू क्या, वैद्युत विभव। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि इसको क्यू नॉट के द्वारा यहाँ देखिए अंकित किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी P तक लाने में किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव भी इक्वल टू क्या होता है, W बटा क्यू नॉट होता है। ये आपको याद कर लेना है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है, अथवा इसका ऐसा ही मात्रक एक और होता है, उसका नाम क्या है, वोल्ट होता है। बाबू याद रखना है, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है और जूल प्रति कूलम भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। और डायमेंशन भी प्यारे लाल इसको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए और यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में सब पूछा गया प्रश्न है और आपके एग्जाम में भी आएगा, तो ये सब क्वेश्चन भी आपको प्यारे याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि सजातीय आवेश क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि सजातीय आवेश आखिर होता क्या है। तो बाबू सजातीय आवेश देखिए क्या होता है कि इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि यह एक ही प्रकृति के होते हैं। यानी कहने का मतलब सजातीय आवेश क्या हो, जैसे धन आवेश, यानी इसमें क्या होता है, इस प्रकार के आवेश में क्या होता है, इस प्रकार के आवेश में क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, यानी आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि यह एक जैसे प्रकृति के आवेश नहीं होते हैं। यहाँ देख लीजिए कि एक जैसे प्रकृति के आवेश होते हैं, एक जैसे प्रकृति के आवेश होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। यानी आप देख लीजिए यहाँ पे क्या प्लस प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को अपने से दूर रखेगा। यहाँ आप देख लीजिए माइनस माइनस आवेश यहाँ पे क्या करेगा, एक दूसरे को अपने से दूर रखेगा। यानी यहाँ आप देख लीजिए सजातीय आवेश क्या होता है कि इस प्रकार के आवेश ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए यह एक ही प्रकृति के आवेश होते हैं। जैसे ही आप देखिए प्लस प्लस आवेश और माइनस माइनस आवेश, तो ऐसे लिख दीजिएगा तो आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में आता है और ये भी क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। अब यहाँ पे आता है कि विजातीय आवेश किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजातीय और विजातीय आवेश क्या है। बाबू ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये सब क्वेश्चन आपको
याद होना चाहिए कि विजातीय आवेश आखिर होता क्या है। चलिए विजातीय आवेश पूछा है ना बाबू, पूछा है कि विजातीय आवेश क्या होता है। तो इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विजाति के यानी कि समान जाति के आवेश नहीं होंगे, एक पे होगा प्लस तो एक पे होगा माइनस, तो वो यहाँ आप देख लीजिए एक पे प्लस एक पे माइनस, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ आप देखिए एक पे प्लस रहेगा, वो क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी यहाँ पे क्या एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और जो यहाँ आप देखिए एक प्लस एक माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए दूल्हा दूल्हा का शादी कराइएगा तो जबरदस्ती आप यहाँ पे बोलिएगा कि आओ जयमाला में माला डाल दो, एक दूसरे को वो डालेगा नहीं डालेगा, वो क्या करेगा एक दूसरे से दूर भागा, नारे नारे हम ना डालें, ये तो लड़का है। यानी आप देखिए लड़का लड़का का शादी कराइएगा, वो क्या करेगा दोनों लड़का दूर भागेगा कि नहीं हम नहीं करेंगे। वहीं एक लड़का है एक लड़की है, इसका शादी कराइएगा, दोनों एकदम जल्दी जल्दी नजदीक आएगा, इसको हबड़ाई होगा कि इसको जयमाला डाले, इसको हबड़ाई होगा कि इसको जयमाला डाले। यानी कहने का मतलब ये है बाप प्यारे कि विजातीय आवेश क्या होता है, इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, क्योंकि ये समान आवेश के नहीं होते हैं। एक पे प्लस होता है तो एक पे माइनस, एक पे माइनस तो एक पे प्लस, जैसे यहाँ आप देख लीजिए एक पे प्लस एक पे माइनस और एक पे माइनस एक पे प्लस। तो ये भी क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्यारे पूछा जाता है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि वैद्युत विभवांतर क्या है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में बहुत सारी यहाँ पे फर्क है बाबू, ये आप लोग याद रखिएगा। वैद्युत विभव में क्या होता है कि अनंत दूरी से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है और उसमें जो किया गया कार्य होता है ना W, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत विभव कहते हैं बाबू, उसको कहेंगे वैद्युत विभव। जो एकांक धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र में लाया गया है और जो लाने में जो किया गया कार्य होगा उसे वैद्युत क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि विद्युत विभवांतर क्या होता है बाबू, विद्युत विभवांतर क्या होगा, तो यहाँ आप देखिए अनंत दूरी से नहीं, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने गया में जो भी कार्य होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। चलिए नहीं समझ में आया तो उसमें हम लोग अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र में लाते थे, और वैद्युत विभवांतर में क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जो भी लाने में किया गया कार्य होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो वैद्युत विभवांतर कहेंगे। देखिए यहाँ आप देख लीजिए वैद्युत विभवांतर किसे कहेंगे, तो यहाँ आप देख लीजिए मान लीजिए क्या एक वैद्युत क्षेत्र है, आप लोग अच्छे से समझिएगा ये क्या है। वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश है, इसका नाम हम दे देते हैं P, और यहाँ पे क्या दे देते हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे Q इसको नाम रख देते हैं, और यहाँ पे क्या Q। यानी यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश को, इसको हम लोग Q0 नाम दे देते हैं, इसको भी Q0। यानी एक आवेश को दूसरे आवेश तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो वैद्युत विभवांतर कहेंगे। तो ये आप लोग समझ गए कि वैद्युत विभवांतर में वो होता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाया जाता है। लेकिन वैद्युत विभव में क्या होता है, अनंत से हमको खींच के कहाँ पे लाने में लाया जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र में, और उसमें जो किया गया वर्क होता है, कार्य होता है, उसे हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसमें आपको पूरा स्पष्ट हो गया जैसे देखिए यहाँ पे किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र से भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे, वैद्युत क्षेत्र इसके भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में किया गया वाला जो भी कार्य होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। जैसे यहाँ आप देख लीजिए यदि हम बिंदु A और B को, यहाँ आप देखिए VA और -VB माने तो ये क्या होगा, W/Q0 हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है, ये बहुत ही बेहतरीन आंसर है। और यहाँ आप देख लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग समझे रहिएगा, तो 100% इसका आंसर दे दीजिएगा बिना यहाँ आप देखिए डरे, और आपको याद रहेगा तो बिल्कुल यहाँ पे आपको टेंशन प्यारे नहीं होगा। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि विभव प्रवणता क्या होता है, यहाँ पे आप लोग इसका आंसर दीजिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि विभव प्रवणता क्या होता है। बाबू सीरीज चल रहा है तो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, पढ़ा हुआ भी नहीं पढ़ा, ये सब आपको मिलेगा, तो ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। चलिए विभव प्रवणता क्या होता है, तो बाबू यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। बाबू हमारे पास जो आपका डिफिनेशन मिलेगा ना क्वेश्चन का, एकदम सटीक मिलेगा, 2 लाइन का मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप सटीक लिख देते हैं, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि आपका नंबर काट दे। आप लोग हाई कोर्ट तक चैलेंज कर सकते हैं अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो कोई भी आप देखिए मास्टर आपका नंबर काट नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि विभव प्रवणता क्या है, तो बाबू यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र में
दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विभव प्रवणता कहते हैं। और बाबू विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, तो dv बाई dx। यहाँ पे किसके परिवर्तन होता है, दूरी के सापेक्ष विभव में, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं विभव प्रवणता। ये आपको याद होना चाहिए। अब आता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। विभव प्रवणता का अगर आपसे पूछ दे कि एसआई मात्रक क्या होता है, इसका यहाँ पे ये सदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। तो बाबू विभव प्रवणता क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, अथवा इसको न्यूटन प्रति कूलम्ब भी होता है। यानी आप देखिए इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है। और यह कैसा राशि है बाबू, यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जिसकी दिशा क्या होती है बाबू, यहाँ देखिए इतने में ही कितना क्वेश्चन बन गया। विभव प्रवणता की अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि दिशा क्या होती है, विभव प्रवणता को दिशा क्या होती है, तो आप बताएंगे बाबू कि विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से ले उच्च विभव की ओर होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। बाबू एक बार शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसे कैसे क्लास आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या होता है सीधे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बाबू एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। एक बार शेयर कीजिए, सभी बच्चे शेयर कीजिए एकदम दबा के। देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ज्यादा, इसलिए आपको समझा भी रहे हैं और चाह रहे कि थोड़ा सा तेजी में हो जाए तो और मजा आए। और बाबू यहाँ देखिए तेजी में नहीं भी होगा, अगर आप लोग समझ जा रहे हैं ना, तो हमारा मान लीजिए कि पढ़ाया हुआ सफल एकदम, अगर यहाँ पे आप लोग समझ जा रहे हैं, क्योंकि 4 महीना टाइम है, रटने से प्यारे कुछ नहीं होता है, समझने से सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, जबरदस्ती रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं बाबू, जबरदस्ती आप पढ़े हैं, आपको पता है जबरदस्ती किसी से रिश्ता नहीं बनाया जाता है, आपसी सुलझ में ही रिश्ता बनता है। तो आप लोग जबरदस्ती याद कीजिएगा, एक दिन याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास में ही समझ लें, इसको याद कर ले। चलिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं यहाँ पे हम लोग समझते हैं। और आज से क्लास पूरा रेगुलर चलेगा, बिल्कुल आपको पूरा टेंशन नहीं लेना है, सब टेंशन हम पे छोड़ दीजिए। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो जब हम किसी चुंबक के समीप कोई चुंबकीय सुई लाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी चुंबक के समीप कोई चुंबकीय सुई लाते हैं तो चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। कब ठहरती है, तो जब किसी चुंबक के समीप हम कोई चुंबकीय सुई लाते हैं। जब कोई चुंबक के समीप यानी जब कोई चुंबक के निकट हम चुंबकीय सुई को लाते हैं तो चुंबकीय सुई क्या होती है, एक निश्चित दिशा में ठहरती है। यदि हम चुंबक को घुमाकर उसकी दिशा बदल दें, यानी चुंबक को घुमा के हम लोग क्या कर दें, उसकी दिशा को बदल दें, तो यहाँ देखिए चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जाएगी। अगर हम लोग चुंबक की दिशा बदल रहे हैं तो उसकी चुंबकीय सुई जो होगी उसकी भी क्या होगी प्यारे, दिशा बदल जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय सुई या तो कंपन सुई से चलने का पथ एक यहाँ देखिए वक्र रेखा है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर नष्ट हो जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। हमको यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम आपको समझाते हैं, आपको पूरा 100% समझ में आएगा। देखिए अगर आपसे पूछे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है बाबू, यहाँ पे हम समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय सुई के चलाने का पथ एक वक्र रेखा होता है। यहाँ देखिए जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर नष्ट हो जाता है, ये वक्र रेखाएं जो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। यानी नहीं समझ में आया, चलिए यहाँ पे जब हम किसी चुंबक के समीप कोई चुंबकीय सुई को लाते हैं तो चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। और यहाँ देखिए जब हम यहाँ देखिए चुंबक को घुमाकर उसकी दिशा को बदल देते हैं तो उसकी चुंबक की सुई की भी दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। यानी आप देखिए उसकी दिशा समान होगी, चुंबक घुमाइएगा चुंबक का सुई भी घूमेगा। यानी यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय यहाँ आप देखिए अगर मान लीजिए एक चुंबक है और चुंबकीय सुई है तो चुंबक और चुंबकीय सुई क्या होगा, चुंबक को भी घुमाइएगा चुंबकीय सुई भी अपना दिशा बदल लेगी, चुंबक को नहीं घुमाइएगा चुंबकीय सुई की दिशा वहीं रहेगी। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, बहुत बार आया है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। बाबू आवेश का क्वांटीकरण आखिर क्या होता है, ये प्यारे आपको समझना पड़ेगा। बाबू आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा यानी इलेक्ट्रॉन का मात्रा पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज यानी 1 2 3 4 5, कहने का मतलब कि किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बाबू पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, ना कि आप देखिए पॉइंट में होना चाहिए। यहाँ आप देख लीजिए किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज या तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। 1.5 इलेक्ट्रॉन यानी दशमलव में 2.5 या 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कहने का मतलब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो बाबू यहाँ पे किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, यहाँ आप देख लीजिए आवेश की जो मात्रा होती है वो पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, जैसे पूरा 1 या पूरा 2 या पूरा 3। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0.1 हो, यहाँ आप देख लीजिए 1.4 हो। पूर्ण गुणज के रूप में ही होना चाहिए, ना कि अपूर्ण होना चाहिए। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं बाबू, तो यहाँ पे आवेश का क्वांटमीकरण। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब पूछेगा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो बाबू यह एक यहाँ आप देख लीजिए आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश की मात्रा पूर्ण होनी चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आवेश का क्वांटमीकरण होता है ना, आवेश के क्वांटमीकरण में ये होता है कि जो आवेश की मात्रा होती है, अगर आपसे पूछ ले कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि आवेश का क्वांटमीकरण में आवेश की मात्रा पूरा पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, ना कि दशमलव में होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए 10 नंबर कि चौक कुंडली क्या है, फटाफट आंसर दे दीजिए कि चौक कुंडली क्या होता है। बाबू चौक कुंडली पूछा गया है, तो यहाँ आप देखिए एक ऐसी युक्ति जो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा का ह्रास होने से, यहाँ देखिए परिपथ में धारा के प्रबलता को कम या अधिक यहाँ पे या नियंत्रित कर दें, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग चौक कुंडली कहते हैं। चलिए अब हम अपने स्टाइल में इसको समझाते हैं कि चौक कुंडली क्या होता है। चौक कुंडली एक ऐसा बाबू प्रतिवर्ती धारा परिपथ है जिसमें ऊर्जा के ह्रास के बिना ही यहाँ पे परिपथ को क्या, परिपथ की धारा को कम बेस या नियंत्रित कर दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं बाबू, आपको याद रखना है चौक कुंडली। चौक कुंडली क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए कि ऐसा, यहाँ देखिए एक ऐसा युग्जी जो प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट को बिना ऊर्जा के ह्रास के, बाबू क्या कर दे, बिना ऊर्जा के ह्रास के जो यहाँ पे देख लीजिए धारा होता है उसको कम या अधिक या नियंत्रित कर देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चौक कुंडली कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है कि समविभवी पृष्ठ क्या होता है, इसका आंसर दीजिए। समविभवी पृष्ठ क्या होता है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो जल्दी जल्दी समझ लीजिए। समविभवी पृष्ठ क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव एक समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो समविभवी पृष्ठ कहेंगे। यहाँ पे फिर से समझिए कि समविभवी पृष्ठ किसे कहा जाता है, तो प्यारे यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, उसी में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसमें प्रत्येक, यहाँ आप देख लीजिए बिंदुओं पर विद्युत विभव क्या हो, समान हो, यानी हर एक बिंदु पे जो वैद्युत विभव क्या हो बाबू, वो समान हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग समविभवी पृष्ठ कहेंगे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या, पृष्ठ में जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल समान हो, उसे हम लोग समविभवी पृष्ठ कहते हैं। समविभवी पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए W क्या होता है, ये 0 होता है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बाबू, कई बार यहाँ पे देखिएगा ना, बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है कि वैद्युत फ्लक्स आखिर होता क्या है। बाबू वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, विद्युतीय बल रेखाएं कहते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए वैद्युत फ्लक्स को φe द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, φe द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ देखिए φe क्या होता है, E cos थीटा होता है। ये भी आपको याद रखना
करना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है। यहाँ पे क्या होता है बाबू, वैद्युत फ्लक्स का अगर आपसे मात्रक पूछा जा रहा है बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होता है, ये आपको याद कर लेना है। या वोल्ट मीटर भी होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। तथा इसका जो बिमीय सूत्र होता है ना, डायमेंशन ml के पावर 3 होता है, t के पावर -3, और ये क्या होता है प्यारे, इनवर्स होता है। बहुत बार, 4 बार से ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन प्यारे याद होना चाहिए। अगला यहाँ पे आ जाइए कि यहाँ देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखें। बाबू गुण लिखना है, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक, यहाँ देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के आप लोग गुण लिखे। यानी आप देख लीजिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज लिखना है। तो यहाँ देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से होते हैं। तो बाबू चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र पृष्ठ बनाती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है एक वक्र पृष्ठ बनाती है, क्योंकि यह यहाँ आप देखिए चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस लौट आती है। यानी इसका ये गुण है। देखिए गुण क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र पृष्ठ बनाती है, बंद वक्र पृष्ठ बनाती है, क्योंकि यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में होते हुए फिर उत्तरी ध्रुव पे क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से होके उत्तरी ध्रुव पे वापस आ जाती है, लौट आती है। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये इसका पहला प्रॉपर्टी है। यहाँ देखिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। बाबू चुंबकीय बल रेखाएं आपको पता है ना कि एक दूसरे के समानांतर जाती है, तो ये कभी किसी को काटेगी नहीं काटेगी। ये ऑब्जेक्टिव में भी बताएं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर जाती है। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे के समानांतर जाती है। पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब लिखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो ये भी आप लोग लिख दीजिए कि एक दूसरे को भी काटती नहीं है। जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। यहाँ देखिए जहां चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ देखिए जहां भी चुंबकीय बल रेखाएं पास पास से गुजरेगी ना, तो वहां का जो यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, बहुत ज्यादा प्रबल होगा। तो ये इसका यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज है जो आप लोग लिख सके, आपके एग्जाम में आप लोग के आएगा तो आप लोग लिख के बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन बहुत है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। बाबू यहाँ पे पूरा सीरीज चल रहा है, 300 क्वेश्चनों का आपको करना है। चलिए, और आज से 4 क्लास एकदम रेगुलर होगा। आपको बिल्कुल भी प्यारे टेंशन नहीं लेना है, हमको टेंशन है, हम कराएंगे। चलिए, धारिता किसे कहते हैं यहाँ पे हम लोग समझते हैं। बाबू धारिता किसे कहते हैं, तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। बाबू यहाँ पे हमारे पास सटीक डेफिनेशन मिलेगा आपको, पूरा 100% है। देखिए यहाँ पे धारिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ देखिए किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी भी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में जो होने वाली परिवर्तन होगी, वृद्धि होगी, परिवर्तन या वृद्धि, उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, हम लोग बोलेंगे वैद्युत धारिता। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यदि किसी चालक में दिया गया आवेश मान लीजिए Q हो, तो तब यहाँ देखिए विभव में, यानी आप देख लीजिए क्या, यहाँ मान लीजिए विभव में होने वाली वृद्धि भी हो, तो कूलम यहाँ देखिए क्या होता है, तब यहाँ देखिए क्या होता है। अगर यहाँ पे याद फिर से समझिए कि यदि किसी चालक में दिया गया आवेश Q तथा विभव में होने वाली वृद्धि भी हो, तो क्या होता है, Q समानुपाती किसके होता है बाबू, यहाँ पे V के होता है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू यहाँ पे C और V लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका यहाँ देखिए मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है। इसे F से सूचित किया जाता है, किसको, धारिता को हम लोग फैराडे के द्वारा सूचित करते हैं। ये भी आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। कई बार आया हुआ है 2-2 नंबर में, 5-5 नंबर में, लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर वाला है। 5 नंबर वाले जब सीरीज स्टार्ट होंगे ना, उसमें हम आपको ये क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, गॉस का प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे हम लोग आपको समझाते हैं। तो चलिए, गॉस का प्रमेय पूछा गया है, तो बाबू गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ पे उपस्थित कुल आवेश के, यानी कुल आवेश, यानी क्या, आवेश को Q द्वारा सूचित करते हैं, उसका यहाँ पे क्या होता है बाबू 1/ε0 गुना होता है।
ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल, यहाँ आप देखिए विद्युतीय फ्लक्स, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉस का प्रमेय, यानी आप देखिए फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए वाटहीन धारा क्या है, वो वाटहीन धारा आप लोग बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे कि वाटहीन धारा आखिर क्या होता है, और अब वो कल क्लास नहीं चला था, क्यों नहीं चला था, रीजन बता रहे, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें बिजी थे कि आज का क्लास छूटे तो छूटे, बाकी दिन वाला में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सारा बैटरी वैटरी सब चीज का इंतजाम हो गया, लाइन वाइन सब का इंतजाम, अब तो क्लास छूटेगा नहीं, 100% गारंटी है। अब यहाँ देखिए वाटहीन धारा क्या होता है, तो जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल यहाँ देखिए क्या प्रेरकत्व तथा धारिता होता है, जबकि यहाँ देखिए प्रतिरोध शून्य होता है, तो इस प्रकार के प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में कोई शक्ति क्षय नहीं होता है, अर्थात औसत शक्ति क्षय शून्य होता है, तब परिपथ में प्रवाहित इस धारा को हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। तो बाबू ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी बच्चे इसको याद कर लीजिएगा, बाबू टाइम बहुत ज्यादा हो गया इसीलिए जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन की संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। बाबू संधारित्र की धारिता आखिर होती क्या है, बाबू संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, तो देखिए संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, तो किसी ऐसे दो चालकों का युग्म जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, संधारित्र की धारिता कहते हैं। बाबू यहाँ देखिए एक चालकों का ऐसा युग्म जिसमें बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, बराबर तथा एक पे प्लस एक पे माइनस, यानी विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, यानी चार्ज होते हैं, उसे ही हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आए, यानी सारा क्वेश्चन पूछा ही गया है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए अपेक्षित वैद्युतशीलता क्या होता है, बाबू अपेक्षित वैद्युतशीलता, तो अपेक्षित वैद्युतशीलता क्या होता है, तो यहाँ देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक तथा निर्वात के अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता मान लीजिए या निर्वात की वैद्युतशीलता मान लीजिए, उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको अनुपात के बोलेंगे यहाँ पे पारावैद्युत, यहाँ आप देख लीजिए अपेक्षित पारावैद्युत भी बोलते हैं, और यहाँ देखिए अपेक्षित वैद्युतशीलता भी बोलते हैं। यानी आप देखिए अपेक्षित पारावैद्युतांक पूछ दे या अपेक्षित वैद्युतशीलता पूछ दे, बात एक ही होता है, किसी आप देखिए माध्यम में क्या, किसी माध्यम में आप देखिए क्या लिखा गया, यहाँ आप देखिए माध्यम का निर्वात का वैद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग वैद्युतशीलता कहते हैं। देखिए इससे अच्छा डिफिनेशन हम बता रहे हैं आपको, किसी माध्यम का यहाँ देखिए पारावैद्युतांक, किसी माध्यम के पारावैद्युतांक को हम लोग क्या एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, और निर्वात के पारावैद्युतांक के अनुपात, यानी उसको क्या बाबू अनुपात मतलब बट्टा, और किसी निर्वात के पारावैद्युतांक को हम लोग एप्सिलॉन नोट से सूचित करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, किसी माध्यम का पारावैद्युतांक एप्सिलॉन और यहाँ देखिए निर्वात के पारावैद्युतांक एप्सिलॉन नोट, उसके अनुपात को यानी बटे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपेक्षित वैद्युतशीलता या अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं। यह आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है। बाबू यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो किसी चुंबक के चारों का वह क्षेत्र, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण स्थापित होती है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अभी आपको समझाएं कि यहाँ देखिए जब एक चुंबकीय सुई को चुंबक की तरफ ले आया जाता है तो वो अपना दिशा निर्धारित कर लेती है। अगर चुंबक की दिशा बदल ली जाती है तो चुंबकीय सुई भी अपना दिशा बदल लेती है और उसी दिशा में आके ठहर जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं बाबू चुंबकीय क्षेत्र। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला आ जाइए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। बाबू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाबू 4 से 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बाबू यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे बाबू यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए इसका SI जो यहाँ पे यूनिट होता है कूलम मीटर होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है C/m यानी कूलम इंटू मीटर होता है, या CM भी लिखा होता है, कूलम मीटर होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए यहाँ पे कि प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोगों को लिखे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोगों को लिखे। बाबू 3 उपयोग क्या क्या लिखिएगा कि प्रकाशीय यंत्र के निम्नलिखित 3 उपयोग है। अत्यंत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, अत्यंत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए, किसी वस्तु के आप देखिए दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए। बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रकाशीय यंत्रों के किन्हीं 3 उपयोग लिखे। बहु प्रकाशीय यंत्र के 3 उपयोग कौन कौन से होंगे? तो अत्यंत छोटे वस्तु को देखने के लिए, अत्यंत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, किसी वस्तु के दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे? हम लोग प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है और इसके शर्तों को बताइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसके शर्त को आपको बताना है। बहु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यहाँ देखिए आपतन कोण का जो मान होता है क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ देखिए प्रकाश किरण क्या होती है, फिर पुनः यानी फिर से वो अपने माध्यम में लौट जाती है और यहाँ देखिए इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत आसान डिफिनेशन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है बाबू? वो अपने क्या होती है बाबू? आपतन कोण का मान क्या होता है? क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार क्या होते हैं? प्रकाश क्या होते हैं? पुनः अपने यहाँ पे क्या होते हैं? पुनः अपने माध्यम में लौट आती है और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन प्यारे आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। बाबू ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसके 2 उपयोग आपको लिखने हैं। बाबू ऑप्टिकल फाइबर क्या क्या होता है? तो प्रकाशीय फाइबर यानी क्या? ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाश। बाबू यहाँ देखिए प्रकाशीय फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को ऊर्जा के बिना तीव्रता यानी जो प्रकाश ऊर्जा को बिना हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित यानी प्रेरित या प्रेषित भेजने की क्रिया होती है, उसे हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? प्रकाशीय फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश की ऊर्जा को बिना यहाँ आप देखिए हानि हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बाबू हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसको उपयोग लिखें। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा या जांच क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर यहाँ देख लीजिए को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश को बाबू एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर भेजना है तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं बाबू यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। बाबू ये भी क्वेश्चन आया, सब क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, सब क्वेश्चन नोटबुक पे लिखिएगा, याद कर लीजिएगा कि आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। तो आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन किसे? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। और यहाँ देखिए आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र लेंस पर आंतरिक कोण तथा या वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर यहाँ देखिए आंतरिक कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? उसको यहाँ पे बोलेंगे क्या? आवर्धन क्षमता। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर। ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन और इसका जो अगला पार्ट आएगा ये 1-2 से 2 दिन में आएगा, तो उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। यानी ये जो 300 क्वेश्चन बताएंगे ना सब आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का द्वारक छोटा होता है, क्यों? जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है ना उसका द्वारक छोटा होता है, क्यों होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यवहार निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का हम लोग क्या करते हैं? व्यवहार इसीलिए करते हैं कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव होते हैं उसको देखने के लिए हम लोग छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। यदि यहाँ देखिए सूक्ष्मदर्शी का विद्यारक यानी जो द्वारक होता है उसको बड़ा कर देंगे तो वस्तु में चलने वाली प्रकाश किरणें बड़े द्वारक पर फैलेंगे, जिससे क्या होगा? इसकी तीव्रता घटने लगेगी। यही कारण है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो अभिदृश्य का द्वारक होता है वो छोटा बनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। आज से 4 क्लासेस चलेंगी, ध्यान रखना है आपको, और चारों क्लास आपको करना है क्योंकि आपके पास टाइम है ही नहीं। अब 4 महीने
मात्र चुटकी में निकल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए बाबू यहाँ पे सभी बच्चे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं आप देखिए अगले क्लास में। और जाके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आस्क बोर्ड सर्च कीजिए, आपको पीडीएफ भी मिलेगा और यहाँ आप देख लीजिए ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। तो फटाफट आप लोग ये काम कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और आप लोग आज का चारों क्लास अटेंड जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।